छोटी कहानी बड़ा असर। एक कहानी जिसने बदल दिया जीवन। बात आज़ादी से पहले की है। इटावा जिले में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए मिस्टर जोनाथन सप्रू। वे वक्त के बड़े पावबंद और व्यक्तित्व के कड़क थे। सरकार की ओर से उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। उनका और उनके परिवार की सेवा के लिए एक नौकर भी सरकार की ओर से मिला हुआ था और उसका नाम था मनोहर। मनोहर मिस्टर सप्रू और उसके परिवार के सारे काम जिम्मेदारी के साथ पूरे करता और इस कारण वह सप्रू साहब का विश्वास पात्र हो गया था। एक दिन जब रात को सोने का समय हुआ तो मिस्टर सप्रू ने मनोहर से कहा, मनोहर, तुम तो गांव का आदमी है, हमको कोई अच्छा सा कहानी सुनाओ। मनोहर ने कहा, सरकार, आप तो खुद इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतने मनोरंजन के साधन आपके पास हैं, मैं भला आपको क्या कहानी सुनाऊं? अरे भाई, तुम्हारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारा वेदों और पुराणों का कहानी चलता रहता है, उसी में से कुछ सुना दो। ठीक है सरकार। ऐसा कहकर मनोहर ने मिस्टर सप्रू को कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत ही शानदार महल में रहता था। एक दिन उसकी एक बुढ़ी नौकरानी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। कमरे में रखा बहुत ही मजेदार और गद्देदार पलंग देखकर उसका मन हुआ कि कुछ देर लेट कर देखूं कैसा महसूस होता है, और ऐसा सोचकर वो गद्दे में लेट गई। पर बेचारी दिन भर की थकी हारी थी, इसीलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद राजा वहां पहुंचा और गुस्से में तमतमा उठा और उसने 60 मिनट तक सोने के बदले उस नौकरानी को 60 कोड़े मारने का हुक्म सुनाया। सप्रू साहब को कहानी बहुत अच्छी लगने लगी। उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? सरकार, अब राजा के कहे अनुसार उस नौकरानी को 60 कोड़े लगाए गए। पहले 30 कोड़ों तक तो वह रोती और चिल्लाती रही, लेकिन अगले 30 कोड़ों तक वह हंसती रही। कोड़े की सजा पूरी होने के बाद राजा ने उससे पहले रोने का और बाद में हंसने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि पहले 30 कोड़ों तक तो मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था, और अगले 30 कोड़ों तक मैं इसलिए हंसी कि जब 1 घंटा सोने के लिए मुझे 60 कोड़ों की मार पड़ी है, तो हे राजा, तू तो पूरी जिंदगी इसी पलंग पर सोता है। तूने तो पता नहीं कितने लाखों मिनट इस पलंग पर बिताए हैं। तुझे जो मार पड़ेगी मैं उसे सोचकर हंसने लग गई थी। मुझे सजा देने वाले तेरी सजा भी ऊपर वाले ने तय कर ली है, बस यही सोचकर मैं हंस रही थी। मिस्टर सप्रू को कहानी में अति आनंद आने लगा। आगे जानने को वे बहुत अधिक उत्सुक होकर बोले, तो फिर राजा ने क्या किया? उस नौकरानी को और मारा होगा? नहीं सरकार। नौकरानी के मुंह से ऐसा सुनते ही राजा घबरा गया। उसकी बुद्धि बदल गई। उसने तख्त फेंक दिया, महल छोड़ दिया, दौलत जायदाद छोड़ दी, अपने पहने हुए कीमती वस्त्र उतारकर फेंक दिए और फकीरों वाला चोला पहन लिया और वन को चला गया। श्री रामचंद्र जी तो दिन में वन को गए थे, राजा आधी रात को ही वनगामी हो गया। वाह, मजा आ गया, इट्स अ ग्रेट स्टोरी। सही बात बोली वो नौकरानी। कॉमन मैन को सजा देने वाले की ऊपर आसमान में सजा गॉड पहले ही लिख देता। आज से हम भी पलंग पर नहीं सोएगा, यह महंगा वाला कपड़ा भी नहीं पहनेगा। ऐसा कहकर मिस्टर सप्रू पलंग से उतरकर नीचे फर्श पर कंबल बिछाकर सो गए। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि डिप्टी कलेक्टर मिस्टर सप्रू ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अब वे फकीर बन गए। कलेक्टर साहब से लेकर तमाम अंग्रेज अफसर उनके पास पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की। वेल मिस्टर सप्रू, हम यह क्या सुन रहा है कि तुमने इस्तीफा दे दिया है, अब तुम फकीर बनेगा? सप्रू, यस सर, बहुत सो लिया पलंग पर, अब हम जमीन पर सोएगा और जनता के पैसों से सैलरी लेकर ऐश नहीं करेगा, बल्कि हम जनता की सेवा करके उनसे ही खाने को मांगेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी जवान बीवी और बच्चों के बारे में तो कुछ सोचो। नहीं सर, अब तक हमने दूसरों का इंसाफ किया और खूब सजा दी, अब हम
अपना इंसाफ भी खुद करेगा और खुद को सजा देगा, अदरवाइज हमको भी बड़ी सजा मिलेगी। और मिस्टर सप्रू नहीं माने और शहर के दक्षिणी ओर यमुना नदी की ओर चल दिए। उनके बीवी बच्चे रोते रह गए। बेचारा नौकर मनोहर अंग्रेज मालकिन के आगे अपनी छाती पीटते हुए रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो मेम साहब, अगर मुझे पता होता कि कहानी में भी असर होता है और असर भी ऐसा होता है तो मैं क्यों साहब को ऐसी कहानी सुनाता। इधर यमुना के घाट पर मिस्टर सप्रू अब एक बाबा के रूप में तब्दील हो गए। सुबह के समय एक बार भिक्षा मांगने निकलते। सारा शहर उन्हें पहचानता था, इसलिए हर कोई चाहता था कि बाबा उनके द्वार पर आएं और बाबा को रोटी देने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। सुबह के समय बाबा एक पोटली में भिक्षा की रोटी लाते। कुछ रोटी खुद खाते, कुछ बंदरों को खिलाते और बाकी समय सौंठा बजाते हुए गाते, लगा रहा खटका, खटके का खटका, खटखट करता रहा, मत मिटना खटखटा। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। हर ओर बाबा के पुराने डिप्टी कलेक्टर वाली पहचान अब पूरी तरह मिट चुकी थी और उसकी जगह अब खटखटा बाबा के रूप में उनकी नई पहचान बन गई। सारा शहर उन्हें खटखटा बाबा के नाम से जानने लगा। लगातार भक्ति करते हुए बाबा भक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गए थे। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा करवाया। कढ़ाई चढ़ी हुई थी, घी की कमी पड़ गई थी, शहर दूर था। बाबा ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ यमुना का जल भर लाओ। यमुना के जल को कढ़ाई में डाला और अपना खटखटा वाला मंत्र पढ़ा। सारा पानी घी में बदल गया। एक दिन खटखटा बाबा ने देखा कि एक सिद्ध बाबा पानी में पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं। खटखटा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पानी में तैरते हुए उन सिद्ध बाबा तक पहुँचे। सिद्ध बाबा ने पीने के लिए यमुना का पानी इनसे मांगा। इन्होंने पानी दिया। सिद्ध बाबा ने पानी पीकर कहा, जाओ आज से तुम भी सिद्ध हुए। ऐसा कहकर वे सिद्ध बाबा उठकर पानी में चल दिए। उनके जाने के बाद जब खटखटा बाबा वापस किनारे की ओर चले तो वे भी अब पानी पर बिल्कुल धरती पर चलने के समान चल रहे थे। वर्षों की तपस्या के बाद खटखटा बाबा आज सिद्ध हो गए। खटखटा बाबा के समाधि स्थल पर अनेकों इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत विशेष दर्शनीय है। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इटावा का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा को जानता है। दोस्तों, विशुद्ध रूप से मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और मौलिक कहानी लाने का मेरा हमेशा का प्रयास अगर आपको आज भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, जितना अधिक हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम की छड़ी लगाएं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय जय श्री राम।